हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साइलाइट कोच। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने परसेप्शन के बारे में देखा था। परसेप्शन किसे कहते हैं, किस तरीके से हम परसेप्शन को डिवाइड करते हैं और कैसे हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने देखा था कि हम परसेप्शन की डेफिनेशन में हमने कैसे उसको सिलेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्रिटेशन में कन्वर्ट किया था। कैसे हम दुनिया को देखते हैं, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास चल रही हैं हम उन चीज़ों को कैसे समझते हैं, फील करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं परसेप्शन की मदद से इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर। आज हम देखेंगे कि परसेप्शन की ऐसे वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस तरीके से हमारा जो ब्रेन है वर्क करता है, परसेप्शन को फॉर्म करता है, डिज़ाइन करता है और एक प्रॉपर इंटरप्रिटेशन देने में मदद करता है। ये जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास चल रही हैं हम उनको किस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा चैनल है साइलाइट कोच, आप यूट्यूब पे देख रहे हैं। और परसेप्शन को लेकर के इससे पहले वाले लेक्चर के जो भी PDFs हैं जितने भी, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप इसे स्कैन करेंगे तो आप मेरे चैनल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये परसेप्शन है। परसेप्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि हर वो चीज़ जो भी हमारे आसपास चल रही है विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन हम उसको रिसीव करते हैं एंड देन हमारा ब्रेन उसको क्या करता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड द डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द ब्रेन उसको क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल बिहेवियर। ठीक है, उसमें हम लोग परसेप्शन सबसे मेन होता है और जो मीडिएटर होता है वो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ओके, जब बायोसाइकोलॉजी में आएंगे तो हम इन सारी चीज़ों को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब हमारा बायो का पोर्शन उसके अंदर वर्क करेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि परसेप्शन में हम जो सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला जो प्रिंसिपल है वो गेस्टाल्ट प्रिंसिपल है, जिसमें हम परसेप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 20th सेंचुरी में जब शुरू में बहुत सारे जनरल साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट आए थे, जिसमें सबसे मेन कौन थे, हमारे 3 ऐसे साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट थे हमारे जो थे मैक्स वर्टिमर, वुल्फगॉन्ग या फिर वुल्फगैंग कोलर और कुर्टकोफ। ये जितने भी 3 साइकोलॉजिस्ट थे इन्होंने मिल करके एक डेफिनेशन, एक प्रिंसिपल डिज़ाइन किया था परसेप्शन की डेफिनेशन के लिए। ओके, उन्होंने बताया था कि हम कैसे चीज़ों को रिसीव करते हैं या हमारा परसेप्शन किस तरीके से डिज़ाइन होता है इन सारे इस प्रिंसिपल के अंदर। और ये गेस्टाल्ट प्रिंसिपल जो रहेगा हमारे साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा प्राइमरी रहेगा और आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे उनके अंदर हम इसी बेसिक फिनोमिना को हम लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इसी बेसिस पे या इसी प्रिंसिपल के बेस पे। ओके, तो देखिए जैसा कि उसमें बताया गया गेस्टाल्ट का मीनिंग क्या होता है, फॉर्म और कॉन्फ़िगरेशन होता है। जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं या देख करके हम उसको समझने की कोशिश करते हैं तो हम उस पूरे पोर्शन को एक साथ नहीं समझते हैं, हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे पोर्शंस मिल करके क्या बनाते हैं, एक बड़ी पिक्चर बनाते हैं और उन पिक्चर्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हमारा ब्रेन उसे अंडरस्टैंड करता है एंड देन हमारा ब्रेन उसको रिस्पॉन्स करता है। ओके, तो गेस्टाल्ट इन्हीं 3 मेन साइकाइट्रिस्ट ने दिया, साइकोलॉजिस्ट ने दिया था, 20th सेंचुरी में दिया था। और उन्होंने बताया था कि जितनी भी आप ये सारी इमेज देख रहे हो, आपको एक एक इमेज दिखाई दे रही है, बट अगर आप इसको थोड़ा सा डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत सारे इसके अंदर फेसेस दिख रहे होंगे। ये देखिए छोटे छोटे फेसेस आपको दिख रहे होंगे कहीं ना कहीं पर, ये फेस बना है। ठीक है, ये जैसे कि हम लोग देखते भी हैं डेली, क्या होता है जैसे कि हम क्लाउड्स में कई बार कोई फेस देखने के लिए हमको मिल जाता है, या कोई डिज़ाइन या कोई एनिमल टाइप हम लोगों को देखने के मिल जाता है, या हम किसी एक बड़ी पिक्चर को देख रहे होते हैं तो हम उसमें छोटी छोटी चीज़ों को फॉर्म कर लेते हैं, किसी एक नई इमेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है, गेस्टाल्ट प्रिंसिपल के थ्रू होती है। ठीक है, ये हमारे परसेप्शन को क्या कर रहा होता है, अफेक्ट कर रहा होता है। तो वो कहते भी है होल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट। जब आप बड़ी चीज़ को देख रहे होते हो वो अलग होती है, उसके छोटे छोटे पोर्शंस को अगर आप उठा करके देखोगे तो उसमें तुम नई तरीके की चीज़ों को फाइंड आउट कर पाओगे। तो गेस्टाल्ट प्रिंसिपल यही कहता है ओके कि हम कैसे परसीव करते हैं स्मॉलर यूनिट्स में, और वो क्या करती है, एक होल, एक पूरा क्या बनाती है, एक प्रॉपर पैटर्न डिज़ाइन करती है जिसको हमें समझने में या इंटरप्रिटेशन करने में हेल्प मिलती है। ओके, तो वही चीज़ें हैं कि हम कैसे देख रहे हैं और कैसे चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ओके, तो गेस्टाल्ट प्रिंसिपल इस बेसिस पे वर्क करता है। और उसके अंदर क्या होता है, देखिए बहुत सारे लॉज जो गेस्टाल्ट प्रिंसिपल के अंदर जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो क्या क्या होती हैं, जैसे कि रिलेशनशिप होता है, फिगर एंड बैकग्राउंड का होता है, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी होता है। देखिए फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप क्या होता है कि जैसे कि हम किसी चीज़ को, आप ये इमेज देख पा रहे होंगे, इस इमेज के अंदर आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे क्या रखे हैं, चेस के जो ये होते हैं पीसेस होते हैं, ये सारे आपको दिख रहे होंगे। और इन पीसेस को अगर आप हटा दें और ब्लैक पोर्शन को अगर एब्सेंट करने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें, सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड स्क्रीन का जो कलर है आपको क्या दिखेंगे, बहुत
ही एक इंसान आपको नज़र आएगा, ठीक है। या फिर यूँ कह लीजिए जैसे कि आपके जैसे कि कोई जैसे राजा वगैरह होते हैं, उनके यहाँ पर जो दरबारी होते हैं या कोर्टियर्ड्स होते हैं, उनके यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, जो अटेंडेंट्स होते हैं, वो कुछ इसी तरीके से दिखते हैं। थोड़ा बहुत मैच करने की कोशिश कर लीजिएगा, ओके। तो बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है, ठीक है। बैकग्राउंड और फ्रंट इमेज, आपने देखा होगा मूवीज़ में बैकग्राउंड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम बैकग्राउंड के बेसिस पे उस डिज़ाइन की इमेजिनेशन बहुत अच्छे से कर पाते हैं और हम फील कर पाते हैं कि हाँ एग्जैक्ट वही चीज़ है, ओके। तो वो क्या बताती है, फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप को बताती है। तो उसमें लिखा है टेंडेंसी टू सिग्रीगेट अवर वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ फिगर एंड ग्राउंड व्हेन यू फोकस ऑन पीपल चेस पीसेस डिसअपियर एंड द बैकग्राउंड एंड व्हेन यू फोकस ऑन द चेस पीसेस पीपल बिकम द बैकग्राउंड, ओके। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप सिर्फ पीपल्स पर फोकस करोगे तो ये ब्लैक वाला पोर्शन आपका बैकग्राउंड बन जाएगा, और अगर आप इस पर फोकस करोगे, पीसेस पर फोकस करोगे, तो जो जितने भी पीपल्स दिख रहे हैं ये क्या हो जाएंगे, बैकग्राउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो परसेप्शन इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से हमारी मेंटालिटी को या हमारे माइंडसेट को कन्वर्ट करने की या अफेक्ट करने की कोशिश करता है। फिर हमारा आता है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी OMR शीट आपने देखी होगी, ठीक है। OMR शीट के अंदर हम लोग देखते हैं कि ऐसे एग्ज़ाम आता तो उसके अंदर इसको फिल किया जाता है, डिज़ाइन बनाया जाता है, या फिर जिस बेसिस पे आपने पढ़ाई करी है उस बेसिस पे क्या किया जाता है, आप इसको फिल करते हो। तो उसमें यही बताता है, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी में आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो वो क्या होता है, क्लोजर टू ईच अदर होता है, और वो क्या बना रहा होता है, एक ग्रुप डिज़ाइन कर रहा होता है। जैसे कि ये फॉर्म एक डिज़ाइन, जितनी भी ये लाइन्स है ये क्या है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में है, और ये कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, एक ग्रुप डिज़ाइन कर रही हैं। वहीं पे अगर आप इनको देखोगे, दो पैटर्न है, ये वाली दो लाइंस है, दो रॉज हैं, ठीक है। इनको अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है, एक ग्रुप डिज़ाइन हो रहा है, जिसकी मदद से आप, एक की मदद से आप बाकी लोगों को भी क्या कर पाओगे, ईजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो उसे लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी बोला जाता है। तो देखिए उसमें लिखा भी है, स्टिमुलाई विच आर क्लोजर टू ईच अदर आर परसीव्ड बाय एज बिलोंगिंग टू वन ग्रुप। तो कोई भी एक इंसान या कोई भी एक चीज़ उस पर्टिकुलर पूरे ग्रुप की क्या देती है, डेफिनेशन देती है, या यूं समझ लीजिए कि हम उस एक इंसान की बेसिस पे हम पूरे ग्रुप को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ओके। और वहीं पे लिखा, आवर ब्रेन टेंड्स टू ग्रुप लार्ज एलिमेंट्स एज वन टू मेक अस इंटरप्रेट मोर ईजली, और हमको चीज़ों को इंटरप्रेट करने में बहुत ईजी हो जाता है। तो हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग टीम देखते हैं, खैर टीम रहने दीजिए अभी, वो हम आगे उसका इसका एग्जांपल हम आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। आप जैसे असेंबली ग्राउंड में भी आप असेंबल होते हो, तो उसमें भी आप क्या होते हैं, एक फॉर्म में खड़े होते हैं। तो वो जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, आपका लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी होता है, जो कि आपकी इक्वालिटी को या पूरे ग्रुप को एक इक्वल बेसिस पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ओके। वहीं पे वो क्या बोलता है, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी होती है। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी क्या होती है, देखिए ये ग्रुप एक जैसा है, ये ब्लैक वाले एक जैसे हैं, आप इसमें क्या कर पाएंगे, ईजिली क्या कर पाएंगे, डिफरेंसेस फाइंड आउट कर पाओगे। तो उसे लॉ ऑफ सिमिलैरिटी बोला जाता है। परसेप्शन, हम लोग दुनिया को ऐसी देखते हैं, कुछ चीज़ों को किसी और चीज़ के साथ जोड़ करने की कोशिश करते हैं, या हम लोग ये सिंपल, अगर सिंपल देखा जाए तो हम कहते हैं कि जो चार पहियों पर चलने वाली 4 व्हीलर्स होते हैं, वो बेसिकली क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर कुछ हद तक एक जैसा होता है। 2 व्हीलर्स का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, तो जिसमें 2 टायर होंगे हम ईजिली उसको क्या कर पाएंगे, सिमिलर कर पाएंगे बाकी व्हीकल्स के साथ, ओके। तो उसमें लिखा ही है, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट स्टिमुलाई सिमिलर टू ईच अदर आर ग्रुप टुगेदर, ओके। जितने भी ये करते हैं वो भी एक ग्रुप बनाते हैं, और जो दूसरे सिमिलर दिख रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं दूसरे ग्रुप से अपने आप को अलग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग अ क्रिकेट मैच, आप दोनों की टीम के जो उनके जो कपड़े होते हैं, जो उनके कपड़ों के बेसिस पे आप क्या कर पाते हैं, आप उनकी जर्सी के कलर या जर्सी के डिज़ाइन के बेसिस पे आप ये पता लगा पाते हैं कि हाँ ये इंडिया की टीम है, या फिर ये और किसी कंट्री की, पाकिस्तान की, या फिर बांग्लादेश, या किसी भी कंट्री की वो टीम है, ओके। तो उसको हम लॉ ऑफ सिमिलैरिटी बोलते हैं, जो कि सेम फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी। लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अंदर आप हमेशा देखते हैं कि कोई चीज़ क्या जा रही है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में जा रही है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कई बार ट्रैफिक को भी देखते हैं, तो ट्रैफिक में एक सीधा लाइन चल रही होती है, आप उस बेसिस पे करते हैं कि हाँ सब एक ही रो में जा रहे हैं और एक ही तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। तो जैसे कि क्या कर रहा है, सब एक किस में चल रहे हैं, कॉन्टिन्यूएशन फॉर्म में चल रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा चींटियाँ होती हैं, एक ही कतार में चल रही होती हैं वो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूएशन भी बोलते हैं, कि एक ही कॉन्टिन्यूएशन फॉर्म में वो लोग चल रहे हैं। और उसमें लिखा है, इट रेफर्स टू टेंडेंसी
ओके, टू परसीव फिगर इन कॉन्टिन्यूएशन रेदर देन इट्स इन पार्ट्स। तो ये आपको, जैसे कि ये पार्ट्स में है बट ये पार्ट्स में नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, जैसे कि आपको रनिंग लग रहा होगा कि ये चल रहा है। ओके, तो ये गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स की कुछ थ्योरीज हैं। और वहीं पर अगर हम देख लेते हैं आगे कि लॉ ऑफ क्लोजर्स आता है, आपने देखा होगा ये पांडा है, और अगर आप देख पा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड और सिर्फ एक सिंगल कलर, दो कलर के बेसिस पे हमने पूरा एक डिज़ाइन बनाया हुआ है जो कि पांडा बन रहा है। ठीक है, उसमें आप देख पा रहे हैं बहुत ईजी से कि जो ब्लैक वाला पोर्शन है वही सिर्फ अफेक्टिव है, बाकी जो बैकग्राउंड है वो न्यूट्रल है। ओके, तो उसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि दिस लॉ शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। मिक्स मत करना उसको प्रॉक्सिमिटी के साथ, ठीक है, वो पूरी तरीके से अलग है उससे। बट ये बोल रहा है कि दिस लॉ स्टेट दैट we have a tendency to perceive stimuli as closed shapes even with some missing parts। हम कुछ पार्ट्स, मिसिंग पार्ट्स के होते हुए भी हम कुछ चीज़ों को पूरा कर लेते हैं। ओके, ये हमारा परसेप्शन डिज़ाइन करता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दिस इज़ द पांडा। ओके, तो इस बेसिस पे पांडा कैसा दिखता है, तो हमने जो एब्सेंट पोर्शन है उसके अंदर हमने उसको क्या कर लिया, हमारे ब्रेन ने उसको क्या किया, रिसीव किया सेंस ऑर्गन्स की मदद से, और जो हमारे दिमाग में पांडा की इमेज जो पहले से ही हमारे यहाँ पर बिल्ट है उसको हमने, ब्रेन ने क्या करा, उसको रिकॉल किया और हमको बताया कि दिस इज द इमेज ऑफ पांडा। ओके, फिर वहीं पे बोला लॉ ऑफ कॉमन रीजन और लॉ कॉमन फेट। उसके अंदर देखिए आपको दिख रहा होगा सारी फ्लाइट्स, आपने जितने भी जेट प्लेन्स हैं या फिर फ्लाइट्स जो भी आप कहना चाहें, एयर बसेस हैं, आप इनको देख पा रहे हैं कि ये क्या है, सीक्वेंस में जा रही हैं। और ये ज़्यादातर आपने 15 अगस्त या जितने भी इंडिपेंडेंस डेज होते हैं, जितने भी कंट्रीज़ के होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, इसके बेसिस पे फॉग की मदद से क्या करते हैं, फ्लैग्स बनाते हैं, एयर फ्लैग्स बनाते हैं। ओके, तो उसमें यही बोल रहा है द प्रिंसिपल स्टेट दैट स्टिमुलाई मूविंग इन सिमिलर डायरेक्शन। तो आपको ये क्या दिख रहे होंगे, सब एक ही डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे होंगे। ठीक है, जैसे आपने बर्ड्स भी देखी होंगी, बहुत सारी कार्टून में भी देखी होंगी, मूवीज़ में भी देखी होंगी, जब क्या करती हैं, माइग्रेट करती हैं बहुत सारी बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह में, सीजनल बर्ड्स जो होती हैं, तो वो कई बार आपको इसी लॉ के बेसिस पे उड़ती हुई या लॉ ऑफ कॉमन रीजन के बेसिस पे आपको दिख जाएंगे। आप उसको ईजिली उसके साथ इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे भी हम देखते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट अगर हम आगे आ जाते हैं फिर लॉ ऑफ गुड फॉर्म। ठीक है, प्रैग्नाज जिसको बोला जाता है, आपने देखा होगा, दिस इज द साइन ऑफ ओलंपिक। ओके, ये यूज़ किया जाता है। तो बोल रहा है इन जर्मन, ये क्या है, जर्मन ओरिजिन है, गुड फिगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अगर आप इसके नीचे के 2 निकाल दे तो ऑडी का छल्ला भी बन जाएगा। शायद 3 होते हैं, 4 होते हैं, 4 होते हैं मेरे ख्याल से उसमें। ओके, तो इसमें बेसिकली यही लिखा जाता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आउट ऑफ ऑल पॉसिबल वेज ऑफ ग्रुपिंग स्टिमुलाई वी टेंड टू ग्रुप स्टिमुलाई इन द सिंपलेस्ट एंड स्टेबल शेप। ओके, ये जितनी भी फिगर्स हैं कहीं ना कहीं पर क्या कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं और एक स्टेबल फॉर्म को बना करके क्या कर रही हैं, दे रही हैं, और हमें क्या कर रही हैं, एक ग्रुप फॉर्म करने में क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी। ये तो कुछ लॉस थे हमारे, जिस तरीके से हम चीज़ों को रिसीव करते हैं या जितना भी इन्वायरमेंट है हमारे आसपास वो ऐसे काम कर रहा है। बट अगर अब हम देखते हैं कि ऐसी परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी क्या होती है, जो हमारी आंखें जिन चीज़ों को देख रही हैं वो किस बेसिस पे क्या कर रही है, चीज़ों को कैप्चर कर रही है, तो वो 3 बेसिस पे कैप्चर कर रही होती है, साइज, शेप एंड कलर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। जैसे कि उसमें लिखा है फीट अवर परसेप्चुअल एबिलिटी टू परसीव फैमिलियर स्टिमुलाई इज कांस्टेंट विद रेफरेंस टू साइज, शेप, कलर एंड ब्राइटनेस। 3 चीज़ें होती हैं जिसके बेस जो हमारी आईज हैं वो क्या कर रही होती है, कवर कर रही होती है, रिसीव कर रही होती है एक्सटर्नल वर्ल्ड को और हमारे ब्रेन तक पहुंचा रही होती हैं। अगर आप देखेंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी एक आंख को बंद कर लेते हैं और एक आंख से अगर आप देखेंगे तो आप डिस्टेंस और साइज को लेकर के क्या होंगे, डिस्टर्ब होगा आपका ब्रेन। ओके, तो इस चीज़ को भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो साइज कंसिस्टेंसी होती है, किसी एक चीज़ का एक पर्टिकुलर साइज होता है, उसका एक शेप होता है और उसका क्या होता है, कलर होता है, जिस बेसिस पे हम उसको क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, हमारा ब्रेन उसको क्या कर रहा होता है, रिसीव करके रिस्पॉन्स कर रहा होता है। तो साइज कंसिस्टेंसी क्या होता है, देखिए साइज कंसिस्टेंसी क्या होता है, अगर आप ये इमेज देख रहे हो,
ठीक है। आप बहुत दूर से देख रहे हो तो आप बहुत बड़ी इमेज को क्या कर पा रहे हो, कवर कर पा रहे हो अपनी आईज के अंदर, ठीक है। वो बड़ी जो इमेज है, ये जो पूरा पोर्शन है, ये क्या हो गया, श्रिंक हो गया है। बट अगर आपको इसको जूम इन करने जाओगे, आप किसी भी एक यहाँ पे छोटा सा एक ट्री है, अगर इस ट्री के पास भी जाओगे तो जैसे ही आप इसके करीब जाओगे तो ये साइज क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा, और ये वाला ट्री क्या होगा आपके आगे बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी इमेज बन करके आएगा। तो इसे हम लोग साइज कंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो उसमें लिखा है अवर रेटिनल इमेज ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन दिस पिक्चर इज वेरी स्मॉल बट ऑल थैंक्स टू फेनोमेना ऑफ द साइज कंसिस्टिंग अवर ब्रेन परसीव देम एज पीपल ऑफ नॉर्मल साइज, ठीक है। तो इस पूरी इमेज को कैसे ले रही है, वो एक नॉर्मल साइज के बेसिस पे ले रही है, तो उसे हम लोग साइज कंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो उसमें डिस्टेंस बहुत मैटर करता है कई बार, ठीक है, ज़्यादातर केसेस में डिस्टेंस ही मैटर करता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है इसके अंदर, साइज के बाद हमारा शेप कंसिस्टेंसी आता है। शेप कंसिस्टेंसी में आप देख पा रहे हो कि जैसे कि ये डोर है, ठीक है, डोर का शेप तो सेम ही है, बट अगर वो खुल रहा है और बंद हो रहा है तो आपको कई बार क्या दिखेगा, वो बड़ा और छोटा होता हुआ दिखाई देगा, उसका शेप क्या होगा, चेंज होता नजर आएगा। तो देखिए यहाँ पे साइज थोड़ा चौड़ा है, यहाँ पर थोड़ा कम है, और यहाँ पर देखिए बिल्कुल ही कम है, ठीक है। तो इसको हम लोग शेप कंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो लिखा है एज अ डोर स्विंग्स टुवर्ड्स अस इट शेप चेंज एंड सो डज अवर रेटिनल इमेज ऑफ द डोर बट स्टिल वी परसीव द शेप ऑफ द डोर एज सेम ड्यू टू शेप कंसिस्टेंसी। तो वो यही बोल रहा है कि उसका शेप तो एकदम नॉर्मल है, जो होना चाहिए उसका जो साइज़ है वो उतना ही है, बट उसके मूविंग होने की वजह से कई बार क्या होता है, हमारे जो साइज जो शेप है उसका वो डिस्टर्ब होगा, और हमारा ब्रेन क्या करेगा, उसे परसीव करने में थोड़ा सा क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट हमारे ब्रेन में जो इमेज है डोर की, जो साइज़ है वो फिक्स्ड है, तो वो उसी बेसिस पे क्या करेगा, इमेज को या डोर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। और वहीं पर आप देख लीजिए कलर ऑफ ब्राइटनेस आ जाता है, कलर या फिर ब्राइटनेस कंसिस्टेंसी आती है। तो आप जो कि रेड रोज है, लाइट पड़ रही है तो ब्रेन में जाकर के भी क्या बन रहा है, रेड रोज ही बन रहा है। इट इज अवर एबिलिटी टू परसीव द कलर एंड ब्राइटनेस ऑफ स्टिमुलाई कंसिस्ट इवन विद द चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एट अवर रेटिना। जो रेड है वो रेड ही रहेगा, चाहे लाइट चेंज हो या ना हो, उसकी कंसिस्टेंसी अप एंड डाउन हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे ब्रेन में ऑलरेडी वो कलर इमेजिन या इमेज क्या है, हमारे दिमाग में फिक्स्ड है। ओके, तो उसे हम लोग ब्राइटनेस या कलर कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं, कि जो हमारा कलर है वो कॉन्टिन्यूअस बना रहेगा, डजंट मैटर कि ब्राइटनेस कितनी है या कितनी नहीं है। ओके, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो 3 फेजेस हो गए इसके, 3 चीज़ें हो गई मेरी परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी में, 3 आ गए, साइज, शेप एंड कलर आ गया। इस बेसिस पे हमारा ब्रेन वर्क करता है। नेक्स्ट आता है ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को क्या करते हैं, बहुत तरीके के इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं, हमारे परसेप्शंस को एक फॉल्स परसेप्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो उसके अंदर बताया गया है, पहला फैक्टर है मोटिवेशन और नीड। देखिए क्या होता है, जैसे कि हम किस तरीके से मोटिवेटेड हैं या हमारा इमोशन किस तरीके से काम कर रहा है, हम किस मूड में हैं, ओके, वो हमारे परसेप्शन को अफेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारा मूड अच्छा नहीं है, हमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी उस टाइम पर, ठीक है, हम कितना भी कोई हमें समझाएगा, कितना भी हमें मोटिवेट करने की कोशिश करेगा, हम समझेंगे नहीं उन चीज़ों को। हमको हमारे पास क्या होगा, हम उस अपने इमोशंस को लेकर के इतने हाईली एक्टिव होंगे कि बाकी सारी चीज़ें डिसअपियर होने लग जाएंगी हमारे आगे। तो कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस हमारे क्या करते हैं, परसेप्शंस को अफेक्ट कर रहे होते हैं। ओके, तभी कहते हैं कि यार देखो, अच्छा सोचो तो अच्छा दिखेगा, अच्छा बनोगे, अच्छा खाओगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर पाओगे। तो अच्छा माइंडसेट होना है, अच्छी साइकोलॉजिकल स्टेट का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो वही चीज़ है, जैसे कि नेगेटिव इमोशंस होते हैं तो आपको हर जगह नेगेटिविटी दिखती है या आप नेगेटिवली वर्क कर रहे होते हो। तो ये एक सबसे बड़ा मेजर फैक्टर होता है। मोटिवेशन ऑलवेज प्ले अ वाइटल रोल इन वेरियस साइकोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग परसेप्शन। ओके, जो हमारा इमोशंस होगा ये आगे भी चल करके काफ़ी हमारे बिहेवियर पर, हमारे बहुत सारे इंटरनल प्रोसेस जो कि ऑर्गन प्रोसेस होते हैं उनको भी अफेक्ट करेगा। उसके बारे में हम लोग बायोसाइकोलॉजी में डिस्कस करेंगे। फिर उसी के अंदर लिखा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन वी फील हंग्री द स्मेल ऑफ फूड कैच योर अटेंशन मोर ईजली देन यू आर फुल।
ठीक है। तो इसमें यही देखा गया है कि जब आप बहुत ज़्यादा ही भूखे होते हो तो क्या कर रहा होता है, आपका दिमाग या आपका जो अटेंशन होता है वो ज़्यादातर खिंच रहा होता है खाने की तरफ, ना कि तब जब आपका पेट फुल होता है। तो जब भूख लग रही होती है तो हर वो चीज़ अच्छी लगती है जिसकी स्मेल हमारे सेंस ऑर्गन्स तक आ रही होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं हंगर हमारे इमोशंस को या परसेप्शन को हमारे अफेक्ट कर रही है। फिर वहीं पे वो बोल रहा है अफेक्ट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड परसेप्चुअल एक्सपेक्टेंसीज। इसमें बोल रहा है कि जैसे कि देखिए, परसेप्चुअल एक्सपेक्टेंसी इज अ पर्सन्स रेडीनेस, प्रिपेयर्डनेस और अ प्री डिस्पोजिशंस टू परसीव थिंग्स इन अ पर्टिकुलर वे। देखिए, हमारी एक्सपेक्टेशंस किसी चीज़ के साथ कैसे जुड़ी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक इमेज है, आपको रेट दिख रहा होगा, जैसे कि चूहा दिख रहा होगा, बट अगर हम ध्यान से देखें कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी नोज़ पे क्या लगा हुआ है, चश्मा लगा हुआ है, ये उसकी नोज़ है, ये माउथ है, ये ईयर है उसका, ठीक है। तो इसमें दो इमेजेस है। अब डिपेंड करता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस किससे जुड़ी हुई है, तो हम उसको उसी वे में क्या करेंगे, परसीव करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ये एक सीक्वेंस बना रहा है ABC, बट अगर हम ध्यान से देखें हमारी ABC, क्योंकि हमारा पहला और लास्ट लेटर क्या कर रहा है, हमारी एक्सपेक्टेशंस को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, तो हमें ये B लग रहा है, बट ये B नहीं है, ये 13 भी हो सकता है, ओके, ये 13 भी हो सकता है। बट इसी को अगर हमने 13 और 14 के बीच में फिक्स कर दिया तो हम इसको B ना कह करके हम इसको क्या बोलेंगे, 13 बोलेंगे। तो एक्सपेक्टेशन ऑल्सो अफेक्ट अवर परसेप्शन, ध्यान रखिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं वहीं पर। फिर होते हैं हमारे इमोशंस। एग्जैक्टली भैया, हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे परसेप्शन में, हमारे डेली जितने भी रूटीन होते हैं उनको अफेक्ट करने में। तो वहीं पर वो बोल रहा है कि जैसे कि आप IPL वगैरह देखते हैं तो आपकी जो टीम होती है वो खेल रही होती है और फेवरेट टीम अगर आपकी हार रही होती है तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे होते हैं, डिसअपॉइंट हो रहे होते हैं और आपका बिहेवियर कई बार बहुत ज़्यादा रूड हो जाता है, ओके। और आपका जो इमोशनली कनेक्टिविटी उसके साथ बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं आप डिसीजन, जो कि एम्पायर डिसीजन दे रहा होता है, उसको भी आप क्या कर रहे होते हो, कई बार जज कर रहे होते हो कि ये क्या पार्शियलिटी है या फिर क्या है, ये फिक्स्ड है। तो इमोशंस भी आपके परसेप्शन को और डिसीजन मेकिंग को क्या करता है, अफेक्ट करता है कि आप किस तरीके से उस चीज़ के साथ जुड़े हुए हो। तो वहीं पे बोल रहा है सम इट्स फैसिलिटेट्स ऑल्सो व्हेन योर परसेप्शन टास्क इज रिलेवेंट टू इमोशन, इट फैसिलिटेट्स द परफॉर्मेंस। कि अगर आपका इमोशंस किसी गेम के साथ बहुत अच्छा जुड़ा है तो आप उसमें बहुत अच्छा करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको मैथ्स पसंद है तो आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करेंगे, और अगर मान लीजिए आपको साइकोलॉजी बहुत पसंद है तो आप साइकोलॉजी में अच्छा स्कोर करेंगे। तो कोई भी इंसान क्या होता है, इमोशनली भी कनेक्ट होता है अपने स्किल्स को लेकर के। तो कई बार आपने देखा होगा कि किसी एक दो सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और बाकी वहीं कुछ सब्जेक्ट्स में आप बहुत ही एवरेज स्कोर करते हैं। तो वो सारी चीज़ें इमोशनली और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, इंटरेस्ट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर इमोशन, ओके। ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर वो बोल रहा है कि अफेक्ट्स ऑफ स्टिमुलाई कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरीके का वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। लाइक स्टडीज हैव शोन दैट दोज स्टिमुलाई विच साउंड, टेस्ट, लुक और फील डिफरेंट grabs our attentions more than other stimuli and thus affect our perception. It helps human in identifying danger. तो उसके अंदर यही बोला है कि स्टिमुलस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका साउंड कैसा है, टेस्ट कैसा, दिखने में कैसा, वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा होगा, हमारे ब्रेन को या परसेप्शन को अफेक्ट कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखते हैं कि हम घर में पेट पालते हैं, डॉग पालते हैं, तो डॉग की एक इमेज हमारे ब्रेन में एक बहुत पॉजिटिव इमेज बनी हुई है तो हम उससे डरते नहीं हैं। बट वहीं पे कोई बाहर का इंसान आता है हमारे घर में जो कि डॉग को देख करके, जो इसका डॉग के साथ इंटरेक्शन बहुत कम रहता है और एक बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक इवेंट उसके साथ रहा है डॉग को लेकर के, या यूँ कह लीजिए एनिमल का फोबिया उसको होता है, तो वो क्या करेगा, जब भी आपके घर में आएगा आपको बोलेगा यार प्लीज़ इसको ना बांध दो पहले तुम, ठीक है, इसको या फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर दो कुछ देर के लिए जब तक मैं हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है। तो वो यही बोल रहा है कि स्टिमुलस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। वो भी आपके परसेप्शन को क्या करेगा, कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। या साउंड कितना ज़्यादा है कितना कम है, बहुत ज़्यादा लाउड साउंड कई लोगों को पसंद होता है तो कईयों को नहीं पसंद होता है, तो जिस वजह से उनके परसेप्शन क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, एग्रेशन होता है, साइकोलॉजिकल डिसबैलेंस होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, मूड अफेक्ट होता है, ओके, ध्यान रखिएगा। फिर वहीं पे बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं पहले के एक्सपीरियंस किसी चीज़ को लेकर के, जैसे कि किसी व्यक्ति का अगर गाड़ी चलाते वक्त एक्सीडेंट हो जाता है या किसी को कुत्ता काट लेता है तो उसका वो बैड एक्सपीरियंस क्या करेगा, उसके आने वाले परसेप्शन को क्या कर देगा, फिक्स कर देगा, डिज़ाइन कर देगा, और आने वाले समय में वो उन एरर्स को क्या नहीं करेगा, रिपीट ना करने की कोशिश करेगा। तो
ये हमारे जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं ये हमारी क्या करते हैं, परसेप्शन को और हमारे आने वाले बिहेवियर को क्या करता है, डिज़ाइन करता है। तो उसमें लिखा है प्रायर एक्सपीरियंसेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ वे वी इंटरप्रेट स्टिमुलाई। If you mistakenly perceive a rope as a snake in the dark, then your perceived experience is guiding your perceptual process। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको सांप से डर लगता होगा, तो या फिर आप अंधेरे में इस रस्सी को पकड़ेंगे या टच करेंगे तो आपको कई बार फॉल्स परसेप्शन होगा, आपको वो सांप लगेगा और आप डर जाएंगे, ठीक है। वहीं पे फिर वो नेक्स्ट बोला अफेक्ट ओवर कल्चर। कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए हम किस कल्चर में रह रहे हैं, हमारे घर का आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर कैसा है, हम किस तरीके का पहनावा पहनते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी मेंटालिटी को या हमारे परसेप्शन को बता रहा होता है। कि कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिलीजियस जो एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होती है, उसमें कई जगह आपने देखा होगा बहुत से ऐसे होते हैं जो आइडल की पूजा करते हैं और बहुत से ऐसे होते हैं जो स्क्रिप्ट की पूजा करते हैं, ठीक है। और उसी बेसिस पे क्या होते हैं, उनके परसेप्शंस भी वैसे ही वर्क कर रहे होते हैं, ओके। तो आपका जो कल्चर है वो आपका फूड वगैरह भी डिज़ाइन करेगा, ठीक है, सारी चीज़ें बताएगा। कल्चरल डिफरेंसेस इसी को बोला जाता है। जैसे कि आपको ये साइन दिख रहा होगा, हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अच्छा खाना बन जाता है तो भी हम इसको एज अ साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि ओह इट्स टेस्टी, या कोई अच्छी चीज़ दिख जाती है तो भी हम इसको यूज़ करते हैं, बहुत कॉमन है, ओके। तो ये हर एक जगह पर क्या होता है, मतलब बदलता जाता है, वेरी करने लगता है प्लेस टू प्लेस और रिलीजन टू रिलीजन। जैसे कि उसमें लिखा है इन इंडिया द इलस्ट्रेटेड हैंड जेस्चर रेफर्स टू अ ब्यूटीफुल परफेक्ट। हम जैसे कि यूज़ करते हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा सुंदर चीज़ दिख जाती है तो हम उसको कई बार ऐसे एक्शंस या हमारे जेस्चर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बट मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ जितनी हैं वहाँ पर इसको बोला जाता है, इट रेफर्स टू सेक्सुअल इंसल्ट, whereas in Japan this gesture relates to money। जापान में इसको क्या किया जाता है, मनी से रिलेट किया जाता है। और वहीं पर जितनी भी मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ हैं उनमें इस जेस्चर्स को क्या किया जाता है, सेक्सुअली इंसल्ट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो देखिए चेंज होता जाता है, ओके। डिफरेंट जैसे जैसे आप जितना ज़्यादा रिलीजन्स को देखेंगे उनमें उनके जितने भी बेसिक फीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं चेंज होते चले जाएंगे या इंटरप्रिटेशंस चेंज होती चली जाएंगी। तो तभी कल्चर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में रोल होता है और वो हमारे परसेप्शन को, मेंटालिटी को और हमारे आने वाले डेवलपमेंट को क्या करता है, चेंज करने की कोशिश करता है या फिर उसको स्टेबल रखने की कोशिश करता है, ओके। ध्यान रखिएगा। तो जितने भी परसेप्शंस के एरर्स थे, टाइप्स ऑफ परसेप्शन थे, कंसिस्टेंसी हम कैसे रिसीव करते हैं, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और परसेप्शन का जितना भी ये मेरा पोर्शन था, इनको 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, जो कि इससे पहले वाले में है और ये दूसरा ये वाला है, ओके। अब आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे परसेप्शन क्या कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से एरर्स होते हैं जो कि परसेप्शन को पूरी तरीके से फॉल्सिफाइड कर देते हैं और बहुत तरीके के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सो आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। आप देख रहे थे साइलाइट कोच। थैंक यू सो मच।